Hello, my dear students. Today, let's continue our discussion on the topic Nazism and the rise of Hitler. By now, we have discussed two videos in this topic. So, today, this one is the third part. Myself, Gaurav Tomar. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें यहाँ डिस्कस करना दैट इज द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू मतलब कि नाजी जो थे वो दुनिया का जो पूरा सेटअप था या पूरी दुनिया को लोगों को किस तरीके से देखते थे, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था नाजी आइडियोलॉजी का, समाज को देखने का, एक सोसाइटी को देखने का, पूरे वर्ल्ड को देखने का। और जैसी बात है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नाजी वर्ल्ड व्यू, तो नाजी वर्ल्ड व्यू और हिटलर वर्ल्ड व्यू दोनों क्या है, सेम चीजें हैं, सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक, तो नाजी आइडियोलॉजी वो सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। हमने स्टार्टिंग में नाजिज्म के डेफिनेशन के अंदर, इस आइडियोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि इट इज बेसिकली अ रेशियल नेशनलिज्म और रेशियल हायरार्की की बात करते हैं कि एक ही ग्रुप के लोग जो है वो किसी देश के अंदर रहेंगे या रहने योग्य हैं। हायरार्की का मतलब क्या कि जब हम किसी भी चीज़ों को वन बाय वन एक रैंक वाइज जो है डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम सीडी नुमा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सबसे ऊपर वो सबसे बेहतर होगा, उससे नीचे वाला उससे कम बेहतर होगा, फिर नीचे जाते जाते उनका रैंक जो है वो नीचे गिरता जाएगा। जैसे मैंने बताया कि रैंक वाइज हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो रेशियल हायरार्की जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि कौन सी रेस सबसे अच्छी है और कौन सी रेस जो है वो खराब है। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर एट द टॉप। क्या बताया हमने कि रैंक वाइज डिवाइड होगा, तो सबसे ऊपर कौन है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन। ये हम पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हिटलर हिमसेल्फ बिलोंग दिस नॉर्डिक जर्मन आर्यन, तो वो उस रेशियल हायरार्की में सबसे ऊपर होगी, वो सबसे अच्छी रेस है। वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रैंक, कि जो इसमें सबसे नीचे का जो रैंक होगा वो ज्यूज का होगा। और इसके अलावा जितनी भी बाकी रेस बचेंगी, जितने भी बाकी ग्रुप्स बचेंगे, वो उनके फिजिकल या एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पर इनके बीच में रख दिए जाएंगे। सबसे ऊपर आर्यंस, सबसे लास्ट में ज्यूज, और बाकी इसके बीच में सेटल कर दिए जाएंगे। तो दिस वाज देयर रेशियल हायरार्की। ऑल अदर कलर पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। हिटलर्स रेसिज्म borrowed from thinkers like चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हिटलर ने जो अपने ये जो रेशियल हायरार्की की या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कर रहा है, वो कहाँ से उसने वो आइडिया कॉन्सेप्ट लिया था, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। अब चार्ल्स डार्विन और स्पेंसर कौन थे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये साइंस के अंदर, कि हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी इवोल्यूशन होता है और जो भी प्रजाति जीवित बच जाती है, जिस तरह से वो डेवलप करती है, वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। प्रकृति, नेचर अपने आप उनको सिलेक्ट करती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए स्पेंसर ने आगे ऐड किया दैट द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ही एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, दैट अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। की मतलब जो जो नए चेंजेस आ रहे हैं, चाहे उसको डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, इन्होंने बोला कि जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, चाहे टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो भी सिचुएशन चेंज होती जा रही है, तो उसमें जो आदमी फिट होगा, जो अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन में ढाल लेगा, वो ही जीवित रहेगा। अब हिटलर ने इस चीज को कैसे यूज किया, नाजी पार्टी ने, द नाजी आर्गुमेंट वाज वेरी सिंपल, दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, मतलब जो ऑनगोइंग सिचुएशन चेंज हो रही है उसके हिसाब से जो भी रेस अडेप्ट कर लेगी या जो रेस सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगी वो सर्वाइव करेगी और बाकी जो है खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको कि डार्विन और स्पेंसर ने कभी भी नेचुरल सिलेक्शन का और दिस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो कॉन्सेप्ट था उसको इस सेंस में कभी प्रमोट नहीं किया था कि हिटलर जिस सेंस में उसको यूज करके लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था या उसने लोगों को डिवाइड कर दिया था एक रेशियल हायरार्की में। ठीक है, वो कंप्लीटली बायोलॉजिकल और नेचुरल सिलेक्शन की उन्होंने बात की है। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेविनश्ट्रॉम। अब लेविनश्ट्रॉम क्या था, इसका मतलब है लिविंग स्पेस। हम पहले भी देख चुके हैं कि हिटलर का मानना था
कि अगर आपको अपने देश का या अपने एरिया का कुछ भी रिसोर्सेज की कमी है या इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे बाहर निकलना है, तो हमें दूसरे एरियाज को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा या टेरिटरी को अपने अंदर एक्वायर करना होगा। ठीक, तो लेविनस्ट्रॉम जो लिविंग स्पेस है वो इसी की बात करता है। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। इट वुड आल्सो एनहांस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन, कि जब हम रिसोर्सेज हमें मिल जाएंगे और जिसकी वजह से हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, दूसरे देश को जिसको कंट्रोल करेंगे उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। अभी हम जो पूरा वर्ल्ड व्यू के अंदर हमने रेशियल हायरार्की की बात की है, अब हम ये देखेंगे कि हाउ नाजी पीपल, एक्चुअली दिस नाजी पार्टी एस्टैब्लिश दिस रेशियल स्टेट, कि कैसे अपना जो ये ड्रीम था उनका रेशियस नेशनलिज्म का, उनका जो ये कॉन्सेप्ट था कि एक ही रेस जो है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन वही बेस्ट है, बाकी सबको खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, तो काम उन्होंने किया कैसे। The Nazi quickly began to create an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। इसमें क्या मतलब कहना चाहता है ये, इसका मतलब ये है कि पहले सब जैसे ही वो पावर के अंदर आए, उन्होंने अपना जो उनका जो मैंने बताया कि जो उनका जो ड्रीम था कि हमें एक प्योर जर्मन की जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है उनकी सोसाइटी को बनाना है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे डिवाइडेड एंटायर सोसाइटी इनटू टू पार्ट्स। अभी हमने रेशियल हायरार्की की बात की थी, तो उसी सेंस में, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पूरी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, अनडिजायरेबल एंड डिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब जानते हैं हम, डिजायरेबल का मतलब जानते हैं। डिजायरेबल जो हमको जरूरत थी, अनडिजायरेबल जिसकी हमको जरूरत नहीं है। तो पूरी सोसाइटी डिवाइड कर दी दो पार्ट में, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। डिजायरेबल जो थे सिर्फ प्योर एंड हेल्दी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। इसका मतलब क्या है कि सारे जर्मन भी डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ जर्मन को भी ज्यूज तो हम जानते हैं अनडिजायरेबल है ही, डिजायरेबल में प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। ठीक, सारे जर्मन जो हैं वो हमारे प्योर नहीं है। दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। देखो, जो अनडिजायरेबल और डिजायरेबल की बात कर रहे हैं, अनडिजायरेबल के बाद साथ एट द एंड क्या किया गया कि उनको मास किलिंग की गई, उनको बड़े पैमाने पर मार दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर, गैस चैम्बर्स में ले जाकर। तो जितने भी अनडिजायरेबल है, ऐसे बताया कि जर्मन जो है, जो जर्मन इम्प्योर थे, इम्प्योर मतलब हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज हो या इंटर रेस जो हम बात करें वो मैरिज हो, उसकी वजह से दे आर नॉट प्योर, या एबनॉर्मल है, फिजिकली हैंडीकैप है या मेंटली साउंड नहीं है, तो वो जर्मन भले वो आर्यन भी हो तो वो भी अनडिजायरेबल थे, तो उन लोगों को भी मार दिया गया। Jews were not the only community classified as undesirable. There were others like gypsies, blacks, Russian and Poles. तो इन लोगों को भी अनडिजायरेबल की कैटेगरी में रख दिया गया था, जो भी हमने एग्जाम्पल देखे। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers। कि जितने भी Polish children, जो पोलैंड के जो बच्चे थे वो आर्यन जैसे लगते थे, फिजिकल फीचर अगर ऐसे लगते थे तो उनको उनकी मदर से छीन लिया जाता था, रेस एक्सपर्ट से उनको एग्जामिन कराया जाता था। अगर वो पास हो जाते थे, अगर वो ऐसा लगता था कि इनको एक आर्यन की तरह पाल पोस कर बड़ा किया जा सकता है, फ्यूचर में देश के काम आ सकते हैं, तो उनको जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था। और उनका काम था कि अब उन बच्चों को, जो पॉलिश बच्चे, पोलैंड के बच्चे थे, उनको जर्मन आइडियोलॉजी और रेशियल हायरार्की, दिस रेशियल नेशनलिज्म एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, दिस नाजी थ्योरी, पूरा विचारधारा, इसके साथ उनको पाल पोस कर बड़ा किया जाए। फ्रॉम 1933 टू 1938 एक्चुअली ये पूरा डिजायरेबल अनडिजायरेबल जो मास किलिंग का जो पूरा प्रोसेस था, ये दो फेज में जो है जर्मनी के अंदर किया जाता है। पहला फेज होता है 1933 से 38। उस दौरान क्या किया जाता है कि जितने भी आपके ज्यूज हैं या अनडिजायरेबल हैं उनको टेरराइज किया जाता है, उनको डराया जाता है, पॉपुलराइज किया जाता है, गरीबी के एकदम पूरे अब सारे उनके जो रोजगार हैं या जो इकोनॉमिक उनके जितने भी सपोर्ट थे वो सब छीन लिए जाते हैं। देन दे वर सेग्रीगेटेड। उसके बाद उन लोगों को मजबूर किया जाता है कि कंट्री छोड़ के चले जाएं। दूसरा फेज हमारा स्टार्ट होता है 39 से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ। ठीक, उसमें क्या करता है, उसमें सीधा जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे, ज्यादातर उसमें से पोलैंड थी, पोलैंड के अंदर थे,
गैस चैम्बर्स जो पोलैंड के अंदर थे, वहां जहाँ लोगों को मार दिया जाता है। गैस चैम्बर कहते हैं कि कुछ एक तरह से आप मान लो कि चैम्बर्स हैं, रूम्स की तरह हैं, उसमें पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी, लोगों को मार दिया जाता था। ठीक, तो जो दूसरा फेज था इसका वो 39 से 45 चला, ठीक, जिसमें लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप पर भेजा गया और वहां से फिर फाइनल को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया गया। 2 फेज में हुआ, पहला 1933 से 38, दूसरा 39 से 45। चलिए अपना डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूथ इन नाजी जर्मनी। देखिए हिटलर जो है वो यूथ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसका मानना था कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी को तभी बनाया जा सकता है अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना सिखाना शुरू कर दें। ठीक है, तो जैसी बात है, जो उसको पता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाना चाहता है, वो कैसे बन सकती है, ताकि हम बच्चों को स्कूल के अंदर नाजी आइडियोलॉजी सिखा दें। तो जैसी बात है, इसके लिए सिलेबस चेंज होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में उसने क्या किया, सबसे पहले सब स्कूल को क्लीन और प्योरीफाई करने का सिस्टम चला। क्लीन और प्योरीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि जो भी टीचर ज्यूज थे या अनडिजायरेबल थे, ठीक, या पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, उन लोगों को डिसमिस कर दिया गया। जर्मन और जूस बच्चे जो थे वो आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते थे, उनको सेग्रीगेट किया गया। और फिर फाइनली 1940s तक जाते जाते जितने भी हमारे अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, जूस थे या फिजिकली हैंडीकैप्स थे या जिप्सीज थे, जो हम पहले अनडिजायरेबल की कैटेगरी पढ़ चुके हैं, तो जितने भी अनडिजायरेबल हमारे बच्चे थे लगभग 1940s के आसपास तक उन लोगों को गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया गया। तो ये तो फर्स्ट फेज था उसका कि वो यूथ को कैसे नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना चाहता है। इसके बाद क्या किया गया कि जितना भी आपका जो सिलेबस था, टेक्स्ट बुक थी, उनको दोबारा लिखा गया। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, की जो रेशियल हायरार्की हम जो बात कर रहे हैं, रेशियल नेशनलिज्म की जो बात कर रहे हैं, तो वो सही है। जैसे हम बात करें कि पहले उन्होंने डार्विन की थ्योरी को भी यूज किया है, स्पेंसर की थ्योरी को भी यूज किया है। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स was to nurture a spirit of violence and aggression among children, क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि स्पोर्ट्स के थ्रू भी हम बच्चों के अंदर वायलेंस और एग्रेशन जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ। The Youth League of the Nazis was founded in 1922 and 4 years later it was renamed as Hitler Youth. इसके अलावा भी कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो वो काम किया करती थी बच्चों को पढ़ाने का, उसको बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता। वो एज के हिसाब से थी कि 8 साल तक आपको यहाँ रहना है, 12 साल तक आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना है, 18 साल के बाद आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनोगे, ठीक, 4 साल आपको आर्मी में सर्व करना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ था, ठीक। इसके अलावा जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उनको सिस्टमेटिकली या तो डिसॉल्व कर दिया गया या फाइनली बाद में उनको बैन कर दिया गया पूरी तरह से। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें डिस्कस करना है जो हमारा टॉपिक है, दैट इज नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड से हमारा मतलब ये है कि नाजी सोसाइटी जो थी, तो नाजी का जो कॉन्सेप्ट था पूरा, नाजी जर्मनी जो था, उसमें मदरहुड को क्या स्टेटस था, क्या उसको रिस्पेक्ट दिया जाता था, या फीमेल का क्या स्टेटस था बेसिकली, तो ये हमें इसमें डिस्कस करना है। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी, उनको हमेशा से ये समझाया जाता था कि जो फीमेल है और जो मेल है, ठीक है, मैन एंड विमेन, वो दोनों रेडिकली एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। शुरू से ही जो अपना यूथ को पढ़ाया जा रहा है, जो रेशियल कास्ट और जो रेशियल आइडियोलॉजी स्कूल के अंदर पढ़ाई जा रही है, साथ के साथ कहा जाता था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी इक्वल राइट्स देने की बात की जा रही है मेन और वुमेन को, वो सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो है सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेन एंड विमेन। तो ये नाजी आइडियोलॉजी का एक पार्ट था। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, वहीं पे फीमेल्स के कैसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि you have to become good mothers and rear the pure-blooded Aryan children, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको एक अच्छा मदर बनना है, अच्छी माँ बनना है आपको, और जो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन है उनको पाल पोस कर बड़ा करना है। Women had to be the bearer of the Aryan culture and race. Women who bore racially undesirable children were punished. जो भी अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म देंगी उनको जो पनिशमेंट दी जाती थी, और जो भी फीमेल्स जो रेशियली डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी
उनको अवार्ड दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मतलब जितना भी ये नाजी का रेशियल आइडियोलॉजी है, हेट फॉर द ज्यूज है, लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट करना, जर्मन आर्यंस को जो है सो टॉप ऑर्डर पे या टॉप रैंक पे दिखाना डिजायरेबल, वो इन्होंने प्रोपेगेट कैसे किया, उसको लोगों तक पहुंचाया कैसे। तो नाजी regime used language and media with care and often to great effect. Nazi never used the word kill or murder in their official communications. इसकी जगह क्या इस्तेमाल करते, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यूज करते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन फॉर द ज्यूज, यूथनेशिया फॉर द डिसेबल्ड पीपल, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। एक टर्म और यूज की जाती थी, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब होता था कि लोगों को गैस चैम्बर तक लेके जाना, गैस चैम्बर में डिपोर्ट कर देना। गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरियाज कहा जाता था, और बिल्कुल ऐसा उनको मतलब एक बाथरूम जो हम कहते हैं, दे लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड। शावर भी लगा होता था, शावर हेड भी लगा होता था, तो ये इस तरह से उनको बनाया गया था। मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। जो उसका वर्ल्ड व्यू है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए। हम इससे पहले भी देख चुके हैं ना कि हिटलर वाज प्रेजेंटेड एज मसीहा, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो ये सारा किसका पार्ट है, ये प्रोपेगेंडा का ही पार्ट है कि किस तरह वो नाजी प्रोपेगेंडा को लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया था, लोगों को ये विश्वास दिलाना शुरू कर दिया था कि जितनी भी मिजरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन सिर्फ नाजी है, नाजी पार्टी है, वही एक पीसफुल सोसाइटी इस्टेब्लिश कर सकता है। और कुछ लोगों को ये बात लगने भी लगी थी। आगे अभी हम देखेंगे, वी विल सी दैट हाउ पीपल एक्चुअली रिएक्टेड टुवर्ड्स नाजिज्म। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। ठीक है, जैसे पैम्फलेट्स होते हैं, तो इस तरीके से ये सारे चीजों हैं मीडियम यूज किए गए थे टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड to create hatred for Jews. The most infamous film was The Eternal Jews. Nazism worked on the mind of people, tapped their emotions, and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. उन लोगों के खिलाफ एक गुस्सा, इतना ज्यादा हेट भर दिया उसने अपने इस सारे इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स हैं, या अपने स्पीचेस के थ्रू, मूवीज के थ्रू, अनडिजायरेबल लोगों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया लगभग पूरी सोसाइटी को। The Nazis sought to win people's support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. वो प्रॉब्लम क्या थी जो हमने पहले डिस्कस की थी, how this Nazi party और the Hitler became the popular by 1930 और Nazi ideology became popular by 1930 कि ट्रीटी ऑफ वर्साय जो है उसको अंडू करूंगा, फॉरेन इन्फ्लुएंस को खत्म कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो सारा जब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब इन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की, लोगों को ये बताया कि नाजी ही जो हैं अब आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू द नाजिज्म। राइट, मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। मैंने क्या बताया कि ज्यादातर लोगों ने ये बात मान ली थी, ज्यादातर लोगों ने अब दुनिया को नाजी वर्ल्ड व्यू या नाजी आइडियोलॉजी, दिस रेशियल हायरार्की, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी की तरह से देखना शुरू कर दिया। एंड स्पोक देयर माइंड्स इन नाजी लैंग्वेज। Anger surged inside them when they saw someone who looked like a Jew. They genuinely believed Nazism would bring prosperity. उनको लगने लगा था कि जितना भी हमारी सोसाइटी में जो इम्प्रूवमेंट आ सकता है या जो सुख शांति आ सकती है, वापस से हमारी प्रेस्टीज जो रीस्टोर हो सकती है, वो नाजीज्म के थ्रू ही हो सकता है, हिटलर ही उसको कर सकता है। बट यस, नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी। बहुत सारे लोगों ने जो है रेसिस्टेंस किया भी था नाजीज्म के अगेंस्ट। जो भी रिप्रेशन जो गवर्नमेंट कर रही है, जो लोगों को मार रही है, जो मास किलिंग चल रही है, कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया था, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट था। क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे, लार्ज मेजोरिटी जो थी जर्मन की, वो बस चुपचाप देखते रहे सारी मास किलिंग को, वट एवर वॉज हैपनिंग विद द ज्यूज एंड द अदर पीपल। चुपचाप देखते रहे उसको, दे डज नॉट रिएक्टेड। अब ये भी हो सकता है कि जैसे हमने देखा है कि डिक्टेटरशिप आ चुका था और पूरी तरह से सिविल राइट्स जो थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन सब खत्म कर दिया गया था डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, तो लोगों में डर था कि अगर हम लोग कुछ रिएक्ट करेंगे या हम कुछ जवाब देंगे या प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है हमें ना मार दिया जाए।
तो इस वजह से भी जो है ज्यादातर लोगों ने अपना मुंह फेर के रखा, वट एवर इज हैपनिंग, हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो ठीक है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इसके अगेंस्ट। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कोई कुछ नहीं बोला तो हमें बोलने की जरूरत है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक पोयम जो है ये बुक के अंदर भी दी गई है, पेस्टोर निमोलर, ही वॉज लाइक, पूरा नाम तो पेस्टोर मार्टिन निमोलर था। उन्होंने एक पोयम लिखी थी, वो यही देख के उन्होंने एक पोयम लिखी थी कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उनके सामने हो रहा है, वो उसको देख रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग चिंता मत करो, ये एग्जाम में नहीं आएगी, बट इट्स अ वेरी नाइस पोयम, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए एक बार। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, well, I was not a social democrat, so I did nothing. Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did a little. Then when they came for me, there was no one left who could stand up for me. मतलब कि मेरे सामने इतना भी कुछ गलत होता रहा, मैंने उसके खिलाफ जो आवाज नहीं, क्योंकि मेरे साथ नहीं हो रहा था, और एट द एंड जब मेरे साथ होने लगा तो पता चला कि अब कोई बचा ही नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तो वेरी नाइस पोएम। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक, नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या था? नाजी किलिंग जो ऑपरेशंस थे उनको हम होलोकॉस्ट बोलते हैं। एक्चुअली जो हमें जितनी भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिसइंफेक्शन बोला जाता था या किस तरह से 2 फेज में 33 से लेकर आपको 35 तक एक मास किलिंग ऑपरेशन चला, फिर 39 के बाद 45 तक चला, ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी नाजी के अंदर, इस तरह से उसको प्रोसेस को अपनाया गया था कि जर्मनी से बाहर कोई खबर ही नहीं आती, लोगों को पता ही नहीं था व्हाट वाज हैपनिंग इन द जर्मनी। लास्ट के ईयर जो थे, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होने वाली थी, तब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है बाहर निकल के आने लगी, लेकिन ज्यादातर इन्फॉर्मेशन कि किस सिचुएशन से, कैसी कंडीशन में ज्यूज या बाकी जो अनडिजायरेबल लोग हैं वो जी रहे थे, या उनको मास किलिंग कर गया, एक लाइक क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, उन लोगों को मारा गया, ये पता चला लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही कि जर्मनी के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। खैर हमारे पास सोर्सेज बहुत कम है, क्योंकि जब जर्मनी को ऐसा लगा कि हम जो है वॉर हारने वाले हैं, तो उन्होंने जितना भी उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, ताकि जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, मतलब कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो एक प्रूफ बन जाए आपके गलत कामों का, तो कोई भी एविडेंस जो है लोगों के हाथ न लगे, हर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लेकिन फिर भी कुछ हासिल हुए, जैसे एग्जाम्पल है कि जो लोग घेटोज के अंदर या कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर रहा करते थे, वो लोग कुछ डायरीज लिखा करते थे, नोटबुक्स लिखा करते थे। तो इसके फॉर्म में क्या है कि हमारे पास कुछ आर्काइव्स जो है इकट्ठे हुए, तो इसकी हेल्प से भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट होलोकॉस्ट, कि किस तरह से जो किलिंग ऑपरेशन है वो कैसे चलता था। सो एनीवे, now we are done with this chapter, part 1, part 2, part 3. Kindly go through this chapter. These are few questions for the assignment. आप इनको complete कीजिएगा. In case of any doubt, any problem, just feel free to ask. जो भी है आप पूछ लेना। बाकी बेटा खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, never stop learning. Thank you so much.